Hello everyone. Morning to all of you. Screen or sound proper आ रहा हो, then we can proceed. Okay, वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं आगे बढ़ता, सो लास्ट क्लास में आपको बताया था हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके आप किस तरह से प्रूफ कर सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो क्विकली मैं डायरेक्टली इस पे आता, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सर यस, सर वो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट वाला पार्ट है सर वो समझा नहीं था, तो आप अपलोड कर सकते क्या लेक्चर वो रिफ्लेक्शन वाला? यू वांट लेक्चर अपलोडिंग? ओके, विल सी. ठीक है. और अभी क्या होगा कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे हुआ होगा. उसका पीडीएफ आपके पास है. और जहाँ तक अपलोडिंग का है, सो मैं बोलता मैडम से और उसका कुछ करता अरेंजमेंट. ठीक है, कर देता लास्ट वाला अपलोड. सो रिफ्रैक्शन से आप लर्न कर लोगे और रिफ्लेक्शन का आप ऑटोमेटिकली खुद ही कर सकते हो. तो एक ये भी पॉइंट है. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्ट लाइकली है कि आपसे पूछा जाए. ये तब पूछा जाता था जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते थे, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने जैसा कुछ आपसे पूछ नहीं पाएगा, बट स्टिल उसका कोई पार्ट बना करके भी आपसे पूछ सकते हैं. तो वी नीड टू नो कि क्या चल रहा है. बेसिकली ये रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो हम लोगों ने रे डायग्राम से पढ़ा था, अब उनको हम वेव फ्रंट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. सो लेट्स से कि एक मीडियम, एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है, और एक वेव फ्रंट ही आ रहा है. बहुत सारे वेव फ्रंट आ रहे होंगे, हम लोग एक वेव फ्रंट को कैच कर लेते हैं. लेट्स से म्यू वन मीडियम है, ये म्यू टू मीडियम है, और ये जो वेव फ्रंट है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा. दिस इज द इंस्टेंट यू आर स्टडिंग इट. अगले इंस्टेंट पर ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा. सो ये t इक्वल टू 0 टाइम है, जैसा कि हम लोगों ने वहां पर ही बोला होगा. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट. अभी ए पॉइंट पर ये फॉर्म हुआ है, टच हुआ है, और इसका जो अनदर पॉइंट है बी, वो यहाँ पर है. ये वेव फ्रंट और भी आगे हो सकता है. So we are just catching another point B. This is a certain time. इसके बाद में आप देखोगे certain time के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर आ जाएगा. That means ये C पॉइंट पर आकर के टच करेगा मीडियम को, तो ये C पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा. अगले पॉइंट पर ये इधर कहीं टच करेगा आकर के, तो D पॉइंट एक नया सोर्स बनेगा. इस तरह से सोर्स बनते रहेंगे. एक स्टेज आएगी कि जब ये B वाला भी अपना बाउंड्री पर आ जाएगा. तो जैसे ये बाउंड्री पर बी वाला आएगा, तो बी भी एक सोर्स बनेगा हाइजेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग. सो अगर इसको हम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के रखें, अनलाइक द लास्ट लेक्चर जिसमें कॉम्प्लिकेटेड दिखा आपको, सो कुछ समय के बाद ये बी जो आएगा वो इस लोकेशन पर आएगा, एंड ये जो एंगल जा रहा है ये 90 डिग्री जा रहा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है. लेट से जब बी अपने लोकेशन पे पहुंचता है, तो उस लोकेशन का नाम है बी डैश, और ये टी टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, टी टाइम लेता है. What would happen to this A? ये भी t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, अब इसको t टाइम मिला है. So A would have been acted as a point source. तो इसने अपने वेव फ्रंट्स क्रिएट किए होंगे. वेव फ्रंट्स कैसे क्रिएट किए होंगे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, सो कुछ ऐसे वेव फ्रंट्स बने होंगे, और इस पे जो सबसे आउटर वाला है, लिट से सबसे आउटर वाला ये, उसको टी टाइम लगा होगा, क्योंकि दिस वाज द वन व्हिच स्टार्टेड इनिशियली. फिर इसके बाद ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये प्रोड्यूस हुआ, इस तरह से. सो वी कैन से कि ये जो बड़ा वाला है, इसकी रेडियस हम बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसको टी टाइम, अगर इसको भी टी टाइम लगा है, तो इसको भी टी टाइम मिला होगा चलने के लिए. सो दोनों का टाइम बराबर रहने वाला है. लेट्स अगर इसी को मेंटेन करके रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि ये टी टाइम में यहाँ से गया, तो टी टाइम में ये भी इस तरह से बड़ा बना होगा. अब ये बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है. चॉइस अपनी है. अगर अपने को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो इस वाले वेव फ्रंट को देखना होगा कि वो इस नेक्स्ट मीडियम पे लाइट रे जा रहा है, और अगर रिफ्लेक्शन देखना होगा तो प्रीवियस मीडियम में कैसा जा रहा है उसको देखना होगा. सिंस हम लोग रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सो ये लोअर हाफ इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अस. अच्छा, ये तो मैंने ए पॉइंट के रेफरेंस बनाए.
सिमिलरली सी जो यहाँ पे बनाया था और भी जो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स बनेंगे सबके वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे, सबके स्फीयर्स हो रहे होंगे, लेकिन सबके स्फीयर्स का जो बड़ा आउटर बाउंड्री होगा उसकी रेडियस इससे कम रहेगी क्योंकि उनको कम टाइम मिला होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। या फिर अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव ड्रॉ भी करें तो ये जब यहाँ पर आएगा तो लेट्स से ये रिप्रेजेंटेटिव है, कोई जनरल है, तो इसका भी अपना कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स क्रिएट हुए होंगे। और सिंस यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी है तो सभी को ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, बट इमेजिनेशन किया जा सकता है। तो इसका जो आउटर वेव फ्रंट है कुछ ऐसा रहा होगा। बी से बी डैश पे जो आया ये जस्ट अभी प्रोड्यूस ही कर रहा है, तो ये 0 रेडियस का बन पा रहा है। अगर इस तरह से हम सभी के वेव फ्रंट्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ ओवरलैपिंग सरफेस क्रिएट हो जाएगा। उन सरफेस का अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन यू विल फाइंड कि उसका जो टेंजेंट आएगा वो ये बनेगा, वही वेव फ्रंट बनाएगा कुछ ऐसा। बी को ऑलमोस्ट 0 था तो बी को हम इरेज कर देते हैं सो दैट कि वैसा लगे। सो ये जो वेव फ्रंट बन रहा है दैट इज द वेव फ्रंट व्हिच इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंड यू विल फाइंड कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो यू विल सी कि दिस इज गोइंग लाइक दिस परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा। और ये अपने इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटीज आएंगी सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो अगर आप रे डायग्राम के टर्म में देखना चाहते हो तो आपकी ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अगर उस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्टेड रे बनाना चाहें तो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाने का, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। रेड कलर से ड्रॉ कर देता, ये ब्लू कलर के परपेंडिकुलर जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि अगर इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल्स को हम ड्रॉ करें तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर कैसे बनता है, प्रोड्यूस होता है, कैसे उसको बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। सो फॉर दैट सेक अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि रे डायग्राम के बारे में अपने को आइडिया है। सो अपने अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट एंगल रहता है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल रहता है क्योंकि वो रे डायग्राम से डायरेक्शन ऑफ रेज है या फिर डायरेक्शन ऑफ वेव है, ऐसा बोल सकते हो। वेव फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट and this one that we have got is a refracted wave front. इस पे कोई स्टेप बताना हो कि कैसा फिगर जा रहा है तो मैं बता सकता हूँ। ये बीच में एक पॉइंट सोर्स को कैच किया है जस्ट टू रिलेट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट सोर्स रहे होंगे, सबके स्फीयर्स इसको टच कर रहे होंगे, सबके स्फीयर्स लास्ट वाले इसको टच कर रहे होंगे, तो फिर ये फाइनल वेव फ्रंट अपने को मिला। नाउ फॉर प्रूविंग पर्पस एक दो ट्राइंगल्स अपने को नजर आ रहे होंगे, बस उन्हीं दो ट्राइंगल को कैच करना है। कौन सा? एक ये ए पॉइंट, बी डैश पॉइंट 90 डिग्री। दूसरा एक ए पॉइंट और लेट्स इसका नाम को सी दे देते हैं, जहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये वाला ये डी दे देते हैं। तो ए सी बी डैश। सो अपने पास ट्राइंगल है ए बी डैश। ए बी डैश में आपको पता चल रहा है बी एंगल 90 डिग्री है, ए बी एक कॉमन है। इसको अगर आप अलग से ड्रॉ करेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी आएगी। सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्राइंगल सेपरेटली। ये ए बी डैश बनाया था मैंने, इधर कुछ ए बी था और यहाँ पर ये परपेंडिकुलरली इसको ज्वाइन कर रहा था। सो सॉर्ट ऑफ दिस, इसको आगे और ज्वाइन करा देता हूँ। समझाने के लिए इसको अलग से बनाया गया है। ये बी लोकेशन है, ये बी डैश लोकेशन है, ये ए लोकेशन है, ये ट्राइंगल आपका रेडी हो गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिलेटेड है। इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है? ये वाला इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी। Then we need to watch the triangle, another triangle that is of importance, which is ACB dash. ये भी right angled है। By the way, इसमें भी AB common है, इसी पे भी बनाया जा सकता है। अगर इसी पे बनाऊं तो कुछ ऐसा जा रहा है, AB dash common है, and then after it goes to this. So I have joined the two triangles together. Separate भी बना सकते थे। Here this angle is 90 degree. Now we need to identify the angles and all that. अगर ये incident angle आए तो ये एंगल 90 माइनस आई रहा होगा, नो डाउट। ये 90 था, सो ये एंगल आपको आई मिलने वाला है जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया।
आर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आर एंगल है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, सो ये 90 माइनस आर रहा होगा, तो फिर ये एंगल आर रहा होगा अंदर वाला, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज आर। Now in these two triangles, A B dash is common and angles we have identified. अपने को साइन जैसा कुछ लगाना होता है तो साइन रूल लगाते हैं। तो अगर हम लोग साइन आई यूज करते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, what we are going to get, if you look carefully, we are going to get it as like perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular is going to be B prime, hypotenuse is AB prime. If we use sin r, why we are doing so, क्योंकि स्नेल्स लॉ में हमको पता है आई आर आता है साइन का, तो इसलिए हमको पहले से ही निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी सेटल हो जाएगा मामला। साइन आर अगर आप यूज करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक ए सी डिवाइड बाई ए बी प्राइम। इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं, ए बी प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा। Then you'll find it's going to like b dash divided by AC. If you look carefully, b dash is what? B dash is the distance or length, you can call whatever you want. This is the distance traveled by the light in medium mu1 in time t. And what about AC? AC is the distance traveled by the light in the medium mu2 in same time t. So for the two, the time is same. अगर मैं ऐसे पे डायरेक्टली लिखूं and you can catch, then it will be like b dash, let's say first medium की velocity v1 है, टाइम t है, so v1t हो जाएगा। सेकंड मीडियम की velocity v2 है, टाइम t है, तो v2t हो जाएगा। So it turn up as v1 by v2, that means ratio of velocity. Furthermore, you know कि velocity किसी मीडियम में हम लोग कैसे लिखते हैं, speed of light divided by refractive index, speed of light divided by refractive index. So that will turn up to the refractive index divided by refractive index. Then you can have a cross multiplication or simplification. Mu1 is going to multiply by I sin I, mu2 is going to multiply with sin R. So it's going to be like mu1 sin I is going to be equal to mu2 sin R. So that goes in the background. और इसके बाद एक ये इस रिजल्ट आता है, इसी रिजल्ट को हम बोल देते हैं कि हमारा स्नेल्स लॉ है, और इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं जब कभी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है किसी भी मीडियम से, बाउंड्री से। सो आपका स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाता है। सर बिल्कुल भी नहीं कहा है कि कुछ पोर्शन बाहर है कुछ पोर्शन अंदर है, कॉपी कर सकते हो। सर यस सर जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं वो परफेक्ट स्फीयर कैसे बनेंगे, अगर जो सेकंड मीडियम में है उसका रेडियस धीरे बढ़ेगा और जो फर्स्ट मीडियम में उसका फास्टली बढ़ेगा ना? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर होगा ये अलग होगा और ऊपर वाला हेमिस्फीयर अलग होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना कंसर्न नीचे वाले पे था, तो आप इसको इरेज कर लो। बिल्कुल सही है। मैंने जो ड्रॉ किया वो थोड़ा सा वो लॉजिकली फिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेम रेडियस का बना दिया। सो दे विल हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स, यू आर राइट। वो मैंने इनिशियली सेम बनाया था, फिर उसको इरेज कर नहीं किया, मैं भी इरेज कर देता हूँ। और सिंस हम लोगों ने ऊपर वाला यूज नहीं किया है तो फिर हम लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं की है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं ऊपर वाला भी यूज करता और सेम रेडियस क्लेम कर देता तो फिर गलती हो जाती। नो, अब इसकी रेडियस सेम रहेगी, ये आप समझ सकते हो, जो भी होगी सेम रेडियस रहेगी। और यस, डेफिनेट सी बात है कि ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसकी रेडियस अलग होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी इज डिफरेंट है। परफेक्ट। सो वी आर जस्ट यूजिंग हाफ ऑफ डाउन साइड क्योंकि वेव इस तरह से प्रोपोगेट करती हुई नजर आ रही है। करेक्ट कर लीजिए, और इसका भी ऊपर वाला इरेज कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। राइटली आइडेंटिफाइड। अगर ऊपर ड्रॉ करना है तो फिर उसको डिफरेंट रेडियस का बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हम ये जस्टिफाई कर सके कि दोनों मीडियम की स्पीड्स अलग अलग है। दिस विल बी ओके।
अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, इसके जस्ट बैकवर्ड वाले लिए थे और उससे फिर वेव फ्रंट बनाया था। और सिंस हम लोग सेमी मीडियम में थे तो उस पर क्या हुआ था, स्पीड दो मीडियम की अलग अलग नहीं आई थी, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दो का यूज नहीं आया था। इसमें सेकंड मीडियम पे गया तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज है। बेसिकली साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वेलोसिटीज के रेशियो के बराबर आता है। आप इसको वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हो, वेलोसिटीज के टर्म में भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी लिख सकते हो। सभी स्नेल्स लॉ कहलाते हैं। नाउ यू कैन ट्राई फॉर रिफ्लेक्शन, और जो लास्ट क्लास में किया था वो समझ में आ जाएगा आपको। इसका बताने का पर्पस ये था कि सपोज के लिए एडवांस में वो कुछ आपको इनपुट देता है और आपसे आउटपुट का एक रिजल्ट पूछ लेता है नई सिचुएशन को बना करके। तो अपने को करना क्या है, उसके पॉइंट्स जैसे ही मिलते जाएंगे उनको अपने को सोर्स बनाना है, इंडिपेंडेंट वेव फ्रंट्स क्रिएट करने हैं, या फिर उनको वेवलेट्स बोलो, फिर सबका कॉमन सरफेस ज्वाइन कर देना है, तो नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। वी कैन हैव सम मैथमेटिक्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, आंसर आएगा। काफी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया और डिटेल में उसको समझा भी है। नाउ वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि काफी समय से वेट कर रहा था। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला था कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है जिसपे आपने देखा कि लाइट किसी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल से, या फिर किसी ऑब्स्टिकल से, एजेस से कोलाइड करने के बाद बेंड हो जाती है। तो जो बेंडिंग होता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल डिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल लाइफ में शैडो का डार्क ना होना। सो अर्थ में शैडोज आर नॉट डार्क बिकॉज ऑफ देयर इज एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और डिफ्रैक्शन होता रहता है। तभी आप कोई भी शैडो देखोगे ना, कोई भी शैडो आप देखो डे टाइम पे या फिर नाइट में भी लाइट का शैडो देखोगे लाइट से, तो आपको दिखेगा कि शैडो में काफी कुछ दिखता है। बट दिस वोंट बी द केस अगर एटमॉस्फेयर, अर्थ से एटमॉस्फेयर को रिमूव कर दिया जाए। अब देखोगे शैडोज आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डार्क, दैट मींस नो यू वोंट बी एबल टू सी व्हाट इज इनसाइड द दोस डार्क प्लेस। वो किस वजह से, उसका मेन कॉज जो है वो डिफ्रैक्शन। हम लोग सीधे आगे डायरेक्टली आते हैं जो अपने सिलेबस पर है और जिसके बारे में अपने को बात करनी है, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। आप ऐसे भी या किसी भी एक बेसिक बुक को, एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपको उसका बेसिक आइडिया लग जाएगा, थोड़ा सा मैंने बताया। नाउ इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग विजुलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि डिफ्रैक्शन के पैटर्न कैसे आते हैं। जैसे कि आपने इंटरफेरेंस में YDSC पैटर्न देखा। Similarly, we can also achieve in laboratory nice pattern of diffraction. और एग्जाम में लास्ट कपल ऑफ ईयर से क्या हो रहा है कि वो YDSC और डिफ्रैक्शन को मर्ज करके क्वेश्चन देता है। सो अपने को YDSC भी समझना है, डिफ्रैक्शन भी समझना है, और दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी कई बार वो हाईलाइट करके पूछता है। सो YDSC आपको आता है, डिफ्रैक्शन समझेंगे तो काम हो जाएगा। डिफ्रैक्शन के लिए अपने को करना क्या होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, जनरली हम लोग स्लिट वाले डिफ्रैक्शंस करते हैं कार्डबोर्ड में ओपनिंग बना करके, और आगे चल करके आप देखोगे कि एक एज से भी डिफ्रैक्शन आपको उसके फॉर्मूलाज निकालने हैं, कई तरह का ओपनिंग्स को अलग अलग शेप का देकर के भी निकालना है। So, अभी के लिए फिलहाल ये रखना होगा कि अगर कभी आपको डिफ्रैक्शन करना है और ऑब्जर्वेशन भी करना है, तो लेट्स से कि हम एक सिंगल स्लिट ले रहे हैं। यहाँ पर आप सिंगल स्लिट ले सकते हो, डबल स्लिट ले सकते हो, ट्रिपल स्लिट ले सकते हो, n नंबर ऑफ स्लिट्स ले सकते हो। चॉइस अलग आपकी है और उसके बेसिस पे अलग अलग फॉर्मुलेशन आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से उसके नाम होंगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, इनफैक्ट ग्रेटिंग का मतलब होगा कि n नंबर ऑफ स्लिट्स है। सो लेट्स से कि हम एक सिंगल स्लिट वाले एग्जांपल पिक करते हैं और यहाँ पर आपने एक स्मॉल ओपनिंग की है, तो जिससे भी आप डिफ्रैक्शन करा रहे हो तो उसको बोलेंगे ये डिफ्रैक्शन एलिमेंट है, डिफ्रैक्शन एलिमेंट। So this is called diffraction element. It could be even a particle, single particle. लेकिन पार्टिकल को हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उसको या तो
ओपनिंग से दिखाते हैं या फिर किसी ऑब्स्टिकल से दिखाते हैं. एंड देन वी नीड टू हैव अ स्क्रीन. ऑफ कोर्स क्योंकि स्क्रीन नहीं होगा तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कैसा लाइट पैटर्न आ रहा है. एंड देन वी हैव टू हैव अ लाइट सोर्स. So in order to do experiment for diffraction, we need to have three things, and those three things are light source, diffracting element or diffraction element, and the screen. As simple as anything. Now ये light source let's say हमने यहाँ पे रखा हुआ, ये point source हो सकता है या फिर जैसा भी source आपको पसंद है वो use कर सकता है. इनके बीच का जो distance होगा ये डिस्टेंस कहलाएगा लाइट सोर्स और डिफ्रैक्शन एलिमेंट के बीच का सेपरेशन. और जो दूसरा डिस्टेंस आएगा दैट विल बी नोन एज डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन डिफ्रैक्शन एलिमेंट एंड द स्क्रीन. जो डिफ्रैक्शन होते हैं वो दो तरह के सेटअप्स बनाए जाते हैं डिफ्रैक्शन के लिए. दो तरह के, उनके नाम भी है. सो उनका जो नॉमेनक्लेचर है या जो कैटेगराइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो सेपरेशंस हैं वो कैसे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सेपरेशंस को फाइनाइट रखें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इन सेपरेशन को इनफाइनाइट यानी वेरी लार्ज रखें. सो बेस्ड ऑन दैट वी से कि डिफ्रैक्शन कौन से टाइप का है. सो मैं आगे लिखता हूँ. अभी ये सिंपल पिक्चर बनाया है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ कि किस तरह से इनके नॉमेनक्लेचर जाते हैं और अपने को क्या पढ़ना है. इसकी डेफिनेशन मैंने शायद आपको बता दी थी, नहीं बताया तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ. क्या होता है, ये एक फिनोमिना जो केवल वेव देते हैं, पार्टिकल्स नहीं देंगे. सो diffraction is a wave phenomena just like interference. कई बार पूछता है कि डिफ्रैक्शन क्या पार्टिकल्स दे सकते हैं, तब बोलोगे नहीं, इट्स फॉर ओनली फॉर वेव. इसका मतलब अगर किसी क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो और आपको डिफ्रैक्शन मिलता है, दैट मींस दैट क्वांटिटी इज अ वेव. दैट्स हाउ द लाइट वाज सपोज्ड टू एक्सेप्टेड एज अ वेव, क्योंकि लाइट में डिफ्रैक्शन ऑब्जर्वेशन में आया. सिमिलरली इंटरफेरेंस इट्स अ वेव फिनोमिना. और है क्या ये? इट इज bending of light wave after meeting an obstacle, small obstacle, obstacle ही लिख देते हैं, और opening. सो स्मॉल ओपनिंग होनी चाहिए, स्मॉल ऑब्स्टिकल होने चाहिए, जैसे टाइनी पार्टिकल्स हो गए एटमॉस्फेयर के, या बहुत छोटा सा ओपनिंग है. मैंने आपको ये भी बताया था जितना ये ओपनिंग आप कम रखोगे उतना अच्छा आपको डिफ्रैक्शंस मिलने वाले हैं, उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन में अच्छे से आएगा. ज्यादा ओपनिंग रखोगे तो फिर डिफ्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन में जो आने वाला है वो कम हो जाएगा. सो दैट्स द डेफिनेशन और वेव फिनोमेना है. बाकी आप टाइप्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं. types of diffraction या फिर categorization of diffraction. It is categorized as two type. और ये जो टाइप है वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है या इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इनके बीच का सेपरेशन कैसा जा रहा है. So this is of two types based on separation between source मतलब light source and diffracting element and between diffracting element and screen. सो उनके बीच के सेपरेशंस कैसे, उसके बेसिस पर इनके नॉमेनक्लेचर जाते हैं. कई बार ये पूछ लेते हैं, एक दो एग्जाम में उसने सिंपली ये पूछ लिया कि बताइए कौन सा टाइप है. सो अगर हमको उसका थ्योरी वाला पोर्शन पता होगा तो हम बता सकते हैं. जो फर्स्ट टाइप है दैट विल बी नोन एज, लेट मी यूज रेड कलर, सो दैट्स फर्स्ट वी कैन कॉल इट एज अ
फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये फ्रेस्नेल वही है जो बाइप्रिज्म दिए थे। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हम लोग तब बोलने वाले हैं जब आइदर ऑफ द टू और बोथ, मतलब आइदर दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस और बोथ द डिस्टेंस, उनमें से कोई भी फाइनाइट हो। सो if either of the two or both are finite, then only we will call this setup or this pattern or whatever we are going to get it out of it as a Fresnel. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। So if either of two or both separations or distances are finite, then it is known as, it means diffraction, which is known as Fresnel diffraction. सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन केस के लिए कोई ना कोई डिस्टेंस को फाइनाइट होना जरूरी है, कम से कम एक और मैक्सिमम दोनों डिस्टेंसेस या सेपरेशंस फाइनाइट हो, तो उसको हम लोग फ्रेस्नेल बोलेंगे। इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करना या फिर इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन करना ज्यादा चैलेंजिंग है। और दूसरा जो है वो बोलेगा जो बची हुई कंडीशन है। सो अगर को सेपरेशंस के बारे में बात करनी है, एक कंडीशन यहाँ पर यूज कर ली गई है, बची हुई कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। सो जो बची हुई कंडीशन उसको फ्रॉनहोफर कहते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अब ये तभी कहलाएगा जब दोनों डिस्टेंसेस इनफाइनाइट हो। अगर कोई भी एक फाइनाइट हो गया तो ये फ्रेस्नेल हो जाएगा, अदरवाइज ये फ्रॉनहोफर है। फ्रॉनहोफर के लिए बोथ द डिस्टेंसेस और बोथ द सेपरेशन हैज टू बी इनफाइनाइट। Both the separations should be infinite. कॉपी कर लीजिए और समझ लीजिए जो मैंने बताया। एंड बेस्ड ऑन दिस वी विल बी कैटेगराइजिंग। जब कभी आपको कोई सेटअप दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कौन सा डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने वाले हो, so you can categorize either Fraunhofer or Fresnel depending upon the separations that will be either given to you in language form or will be shown in the figure. Fraunhofer diffraction relatively easier करता है मैथमेटिकल मॉडल करने के लिए। आपके सिलेबस में ये है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, उसमें भी उसका सिंपलेस्ट वर्जन दैट मींस सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है मोस्टली सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा जो कि फ्रॉनहोफर कैटेगरी का होगा। नाउ अब ये कंसर्न आएगा कि इसमें इनफाइनाइट सेपरेशन हम लोग लैबोरेटरी में कैसे अचीव करेंगे, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन समवेयर, राइट, and you want it to be separated at infinite location. तो infinite का मतलब हम लोग समझते हैं इट्स रिलेटिव, फिर भी हम लोग इसको infinite का ऐसे समझेंगे कि infinite distance बताने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट्स चल रहे हैं ना, लाइट्स को ऐसा लगना चाहिए कि वो infinite ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको अगर पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पर जो लाइट रेस आपको मिलनी चाहिए वो पैरेलल मिलनी चाहिए। In case you are getting light rays parallel over here out of this source, we can say with guarantee that these light rays are coming from infinite, because you know for a point source wavefronts are spherical and after infinite distance they becomes planar. So अगर ये plane wavefront बने हैं इसका मतलब वो है कि ये infinite से आया होगा। So अपना पर्पस ये रहता है। फिर ऑप्टिकली कैसे अचीव करना है, ये बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, फाइनाइट केस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फाइनाइट केस के लिए तो आप ये डिस्टेंस मेजर ही कर लोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, मेजर करना इशू नहीं है। सो इनफाइनाइट क्रिएट करने के लिए आप एक लेंस लोगे, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, और इसको उसके फोकस पे रख दोगे।
तो आप पाओगे कि आपको लाइट रेज ऐसे मिल जाएंगे। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर ये सेटअप बना करके आप लाइट रेज को इनफाइनाइट ट्रैवल करा सकते हो। दैट मीन्स ऑप्टिकली डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स और सोर्स विल बी लोकेटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। तो पर्पस क्या है कि ये जो लाइट रेज है they must feel like they are traveling from infinity. That means they are coming parallel if they are started from the point source. So ये भी पूछ सकता है कि how we create की infinite distances है। So focus पर हम source को रखेंगे और उससे light rays जो achieve हो जाएंगी that will become parallel. Hence the distance between source and diffracting element will become infinity. Got it? अब आपको ये करना होगा कि डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट और स्क्रीन को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस दिखाना होगा लाइट के लिए। ये तो फाइनाइट होगी, आपको दिया जाएगा डी, बट अगर हमको फ्रॉनहोफर गेन करना है तो फिर इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता हुआ लाइट को दिखाएंगे। क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी, तो यहाँ से भी पैरेलल जैसा कुछ निकलेगा। फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक लेंस लगा दीजिए, इस तरह से लेंस लगाइए कि ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जाए। ये लेंस बिल्कुल क्लोज टू द स्लिट लगा सकते हो, तो ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है, हाईलाइट ज्यादा दिख रहा है। सो जब कोई पैरेलल लाइट रेज आते हैं तो हमेशा फोकल प्लेन पे मिलते हैं, तो ये इसका फोकल प्लेन हो जाएगा। So since light rays are converging at the focal plane, that means they from starting they're converging to a point, that means they must have traveled a infinite distance. So this is how we can achieve infinite distance condition for Fraunhofer. Fresnel के लिए जो भी दिख रहा है वही काम होगा। Yes. Sir, but in this condition, sir, the upper edge and the lower edge will diffract the light rays in different directions. So that it won't be parallel. The second, like when it's going. Okay. That's a good point you raised. क्या हो रहा है अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे तो आपको और भी आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ पे बताता। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे लाइट रेज आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे लाइट रेज दे विल बी ट्रैवलिंग इन द ऑल डायरेक्शन। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सो व्हाई आई सेड पैरेलल, सो दैट वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा भारी है, समझाता हूँ उसको मैं। तो क्या होगा कि ये सारी लाइट रेज है, सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट सोर्स बनने वाले हैं और इस डायरेक्शन में कहीं जा रहे होंगे, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे और सभी से अलग अलग डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। सो पॉइंट इज की लाइट रेज आपको बहुत सारी अवेलेबल है सभी डायरेक्शन में। पर्पस हमारा क्या है? पर्पस हमारा ये होने वाला है आगे चल करके, तब आप और रियलाइज कर पाओगे कि इस पॉइंट पी पर कितना ब्राइटनेस आने वाला है, whether it's going to max, whether it's going to min, if it is max, how much that max is, if it is min, so how much that can go down. So इस P पॉइंट पर सारी लाइट रेज जो आने वाली उनको हम पढ़ना चाहते हैं, सारी लाइट रेज। अगर P पर आने वाली सारी लाइट रेज को हम फोकस करना चाहते हैं, सिंस ये इनफाइनाइट डिस्टेंस बनानी है, तो हमने यहाँ पे एक लेंस लगाया। इस लेंस पर बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, जैसा कि आपने बोला, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग लोकेशन पे मिलना होगा जाकर के। वो लाइट रेज जो स्लिट से पास करते हैं और पी पर जाते हैं, तो कैन बी से वो कुछ ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, वो पी पर मिलने चाहिए। सिंस वो पी पर मिलने वाली लाइट रेज को हम लोग कैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये फोकल प्लेन पर मिल रहा है। दैट मीन्स इस पर जो इंसिडेंट आ रहे होंगे, ये जो इनफाइनेटली मैनी सोर्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे से, सबसे कौन कौन सी लाइट रेज को कंट्रीब्यूट करेगी आफ्टर लेंस से पास होने के बाद, वो सब पैरेलल होंगे। तो ये वो लाइट रेज होंगी जिनका रिजल्टेंट यहाँ पर आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको पैरेलल दिखाया था। अभी मैंने उन लाइट रेज को नहीं ड्रॉ किया जो यहाँ पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका अपना कहीं दूसरा पाथ बनने वाला है, एंड दैट्स नॉट वी आर इंटरेस्टेड ऑन। सो इस तरह से उसको दिखाते हैं, सो दैट कि वी आर ट्राइंग टू नो हाउ मेनी लाइट रेज आर मीटिंग एट पॉइंट पी। हाँ, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था नेक्स्ट, वो ये था कि हाउ मेनी लाइट रेज आर मीटिंग एट पॉइंट पी। आपने देखा था कि वाईडीएससी में 2 लाइट रेज मीट किया करते थे और 2 वेव्स के सुपरपोजिशन से हम लोग उसका इंटेंसिटी पैटर्न निकाला था। यहाँ पर आप बता सकते हो हाउ मेनी लाइट रेज आर गोइंग टू सुपरपोज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, whether it's Fraunhofer, whether it's Fresnel, then you'll find there will be infinitely many light rays that are coming and that are meeting together to form the intensity pattern.
तो you'll find कि एक या दो, यहाँ पर दो नहीं आ रहे हैं बल्कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी लाइट रेज का सुपरपोजिशन है। तो अगर हमको y लिखना होगा रिजल्टेंट, तो हम लोग लिखेंगे y समेशन ऑफ y i's, जहाँ पर i रन्स फ्रॉम 1 to infinity, y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus yn तक। Now you know कि जब हमने सुपरपोजिशन दो वेव्स का निकालना था, it was a challenging, like it has a lot more mathematics. अगर हमको इनफाइनाइट वेव्स का सुपरपोजिशन देखना है, उसका रिजल्ट निकालना है, that's going to take some more mathematics. और फिर भी हम उसका सुपरपोजिशन निकाल करके, उनका सुपरपोजिशन निकाल करके हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है। तो ये अपने को अभी लर्न करना है। अब चाहेंगे तो हम इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कर देंगे, कई तरह से किया जा सकता है, बट दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि जो इस पे रिजल्ट्स आने वाले हैं वो क्या आते हैं और कैसे वेव सुपरपोज कर रहे होते हैं, वो अपने को समझना है। सेटअप क्या होता है वो समझना है। सो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आपको एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से सेपरेशन को इनफाइनाइट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से बहुत सारी लाइट वेव्स जो है एक ही पॉइंट पर सुपरपोज कर रहे होंगे। लेट्स कम बैक। सो फ्रेस्नेल फाइनाइट, एटलीस्ट वन फाइनाइट, फ्राउनहोफर नॉन फाइनाइट। अपना जो मेन फोकस है उस पर आते हैं, सिलेबस जिस पर फोकस्ड है, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, या फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जैसा भी लिखा जाए। सबने को फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना, उसमें भी सिंगल स्लिट वाला केस। इसके रिजल्ट्स, इसका पैटर्न, इसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको YDSC के बारे में सारा पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ सिलेबस। आगे चल करके आप देखोगे डबल स्लिट फ्राउनहोफर भी है, मल्टीपल स्लिट्स फ्राउनहोफर भी है, एंड स्लिट्स वाला भी केस है, और इसके बाद आप पाओगे कि ग्रेटिंग वाला भी केस है फ्राउनहोफर में। फ्रेस्नेल्स में भी अलग अलग है। सो इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ में किया था, उसको और भी हाईलाइट करते हैं। आपको क्या करना होगा, एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट यूज करना होगा, दूसरा एक स्क्रीन यूज करना होगा, और तीसरा एक सोर्स यूज करना होगा। यहाँ पर एक ओपनिंग रखेंगे, छोटा सा सिंगल स्लिट है, और आप चाहते हो कि आपकी ये डिस्टेंस इनफाइनाइट नजर आए, उसके लिए एक अरेंजमेंट लगेगा, एंड दैट अरेंजमेंट वी जस्ट टॉक्ड। उस अरेंजमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक लेंस लगाना होगा, और ये कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, और सो दैट कि ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ के बराबर हो जाए। तो उसके फोकस पे सोर्स को रख देंगे। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस में जब कभी आप सोर्स को रखते हो, उससे लाइट रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है। सो अगर रे डायग्राम दिखाना होगा, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। वेव फ्रंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, स्फेरिकल जाएगा, देन आफ्टर ये प्लेनर हो जाएगा वेव फ्रंट। रे डायग्राम के फॉर्म में आप ऐसा दिखा सकते हो। ये लाइट रेज फॉल करेंगे स्लिट पर, और भी इधर लाइट रेज जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, तो अपना उतना ही फोकस कर ड्रॉ किया जितना अपने काम का है। फिर आप ये भी पता कर सकते हो कि ये डिस्टेंस वगैरह आपको दे सकता है, वैसे उसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये डिस्टेंस आप कुछ भी रख लो, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बस एक फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकली कि वो इसकी इंटेंसिटी दूर जाने पे कम होती रहेगी। फिर आप ऐसा बोलोगे ये प्लेन वेव फ्रंट है थ्योरेटिकली, तो थ्योरेटिकली प्लेन वेव फ्रंट की इंटेंसिटी कम भी नहीं होती है। सो थ्योरेटिकली आइडली आप बोलोगे कि सेम इंटेंसिटी कैरी करके चलेगा। एनीवे, इसका डिस्टेंस, ये जो गैप होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट्स से कि इस गैप का नाम कुछ दे देते हैं। कई लोग ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, डी लिखते हैं, सब चलता है। इसके बीच का ये जो गैप है, स्लिट विड्थ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ वरना वो ब्लॉक हो जाएगा। स्लिट का विड्थ, लेट्स से स्लिट विड्थ जो है वो बी है। सो बी विड्थ का ही है। सो अगर ये अपने को पता है, तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर नए सोर्स क्रिएट होने वाले हैं एज पर दी हाइजेन प्रिंसिपल। कितने क्रिएट होने वाले हैं? बहुत सारे क्रिएट होने वाले हैं। Then we need to have choose a reference line, of course, कि स्क्रीन पर भी तो चीजें अपने को समझनी है। So that's going to be O,
ये डिस्टेंस आपको बताएगा, लेट्स से ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। सिंस हम फ्रॉन ऑफर की बात कर रहे हैं तो हमको ये स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट क्रिएट करना है। उस इनफाइनाइट को क्रिएट करने के लिए आप एक काम करोगे कि यहाँ पर एक लेंस लगा दोगे वेरी क्लोज टू द स्लिट्स। कुछ ऐसा, उसका अपर्चर थोड़ा सा बड़ा लेंगे सो दैट कि कोई भी लाइट रे वेस्ट में ना जाए, सभी यूज में आ जाए। और इस तरह से लेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाए सो दैट कि वो फोकल प्लेन पर हो। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। इसका अपना अलग फोकस हो सकता है, फोकल लेंथ हो सकता है, इसका अपना अलग हो सकता है। इसको मैं डैश लगा दे रहा हूँ सो दैट कि आप दोनों को सेम ना समझे। चॉइस आपकी, आप सेम भी ले सकते हो, लेकिन ये मैटर करेगा अपने लिए। आप बोलोगे कि जो एफ है ना वो क्लोज टू डी है, सो एफ जो होगा वो डी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इसके जस्ट क्लोज रख रहे हो तो स्क्रीन की डिस्टेंस के बराबर होगा। सो एफ को हम लोग डी ले लिया करेंगे। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आप उस पॉइंट को समझ पाए हो तो इन सभी सोर्सेस से लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन अगर हम पी पॉइंट को कैच करते हैं, यहाँ पर कोई पी पॉइंट कैच करते हैं, तो पी पॉइंट पर जाने वाली सारी लाइट रेज को अपने को देखना है। सिंस ये सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट चूज करनी होगी इसके लिए। तो इन वेरियस सोर्सेस से जो लाइट्स बनी होंगी वो पैरेलल बनी होंगी, कुछ ऐसा। सो दीज लाइट रेज जिसको मैंने स्लिट्स ये जो वेट से दिखाया हुआ है, they together going to give this much and they are going to superpose at this p point, और ये p point की डिस्टेंस o से y है लेट से। अब कुछ y जैसी जैसा आपको देख रहा होगा, I mean not exactly in the concept but appearance wise तो कुछ वैसे ही है setup wise। सो ये y डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, ये हमारा फंक्शन, ये हमको पता करना है। सो इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y thus going to be यूजफुल फॉर अस, और इसी को हमको समझना है, इसको याद रखना है, और कैसा पैटर्न बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। यस सर, बट जो एक डाउट था कि जो लेंस है तो एक एंगल पे अगर लाइट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो अगर पी पे बनाएंगे तो पी और लेंस के बीच में डिस्टेंस वो एफ नहीं रहेंगे ना, तो वो एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। हाँ, तो ये डिस्टेंस आप ये कहना चाह रहे हो, ये डिस्टेंस f नहीं रहेगी, दैट्स व्हाट यू वांट टू। हाँ हाँ, दैट्स डिफरेंट, वी विल काउंट इट, बट कैन वी से कि ये डिस्टेंस f रहेगी क्योंकि ये फोकल प्लेन होगा, तो ये डिस्टेंस तो हमारी f रहेगी। अभी हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाँ। सर, अगर वो एफ नहीं रहे तो वो मीट कैसे करेंगे उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर सारे? अच्छा, वो बात अब कर रहे हो। क्या होता है ना कि ये बेसिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का आइडिया है कि किसी भी लेंस पर अगर पैरेलल लाइट रेज फॉल करती है, मैं अलग से बता देता हूँ, शायद इस तरह का क्वेश्चन लोगों ने पिक नहीं किया होगा और फ्यूचर में आ भी सकता है, कि अगर अपने पास ये लेंस है और कोई लाइट रेज पे पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल लाइट रेज अगर हॉरिजॉन्टल आते हैं तो हम जानते हैं कि कहाँ पर मीट करते हैं, फोकस पे मीट करते हैं। लेकिन अगर पैरेलल आ रहे हैं, किसी एंगल पर आ रहे हैं, तो कहाँ पर मीट करते हैं, तो भी वो कन्वर्ज करते हैं और फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करते हैं। Still they will be conversing, they will be making an image basically, of course they have to, and the image will be formed at the focal plane। हाँ, अब फोकल प्लेन के प्रिंसिपल पॉइंट पे नहीं बनेगा जो प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट था, तो दैट्स कॉल्ड फोकल प्लेन। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग फोकल प्लेन होता है जो फोकस से पास कर रहा होता है और जो उसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। सो कुछ ऐसा है सिचुएशन है, ये रे ऑप्टिक्स की स्टोरी है। तो अगर कोई एंगल थीटा पर इंसिडेंट करते हैं सो इस पी पॉइंट पर नहीं बनेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल रहा होता तो इमेज यहाँ पर बनती है। अब ये कहाँ पर बनेगा, किसी भी पॉइंट पर बनेगा, लेकिन बनेगा इसी फोकल प्लेन पर। Sir? Yes. Sir, how will the distance be perceived as infinite if we put a lens there? Okay. For optics or light, this experiment is of wave, isn't it?
एंड इफ वेव परसीव्स दैट इट इज ट्रैवलिंग इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो वो हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। उसके लिए मैंने अभी कुछ बोला था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले लेट मी सेटल दिस पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए एज अ नोट समवेयर रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट में, कि किसी भी लेंस पर अगर पैरेलल लाइट बीम फॉल करता है विच इज नॉट हॉरिजॉन्टल, सो उसका इमेज कहाँ पर बनता है? उसका इमेज फॉर्म्स ऑन द फोकल प्लेन एट सर्टेन पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन, एंड इस थीटा के बेसिस पर इसकी वाई वैल्यू बदलती है, ये हाइट बदलती है। उसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप चाहो तो रे डायग्राम से, या फिर रे डायग्राम को बना करके और रिफ्लेक्शन के लॉ को यूज करके, बट ऐसा याद रख सकते हो, उसका डायरेक्ट यूज यहाँ पर। अब पॉइंट ये आता है कि ये इनफाइनाइट कैसे चल रहा है। या तो अब मैंने फाइनाइट बनाया है और आप फ्राउनहोफर की बात कर रहे हो, फिर आपको ऐसा लगेगा फ्राउनहोफर की डेफिनेशन में दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपको क्लास जैसा फील होगा। तो उस क्लास को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने बताया कि ये लेंसेज को यूज करना। देखो क्या करो, सपोज करो कि आपके पास लेंस नहीं है और आपने एक पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, जैसे सन है। हालांकि सन पॉइंट सोर्स नहीं है, बहुत बड़ा सोर्स है, बट अगर उसको हम पॉइंट सोर्स जैसा ट्रीट करें तो हमारे पास जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल आती है। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से चल करके आ रही है। सो जब कभी हम एक पॉइंट सोर्स रखते हैं और उससे लाइट रेज को देखते हैं तो लाइट रेज इस तरह से चलती है, लेकिन ये दूर चली जाएगी, काफी दूर चली जाएगी, तो फिर यहाँ पर खड़े पर्सन को ऐसा नजर आएगा। तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? इनफाइनाइट है, बोलते हैं। अब अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो और अपने सोर्स को लेट से आप बहुत दूर रखना चाह रहे हो, सो फिर वो जस्टिफाइड नहीं होगा। कई वजह है उसकी, क्योंकि सोर्स की उतनी ब्राइटनेस नहीं होगी, लेंस तक लाइट रे नहीं आएगी, क्योंकि और भी लाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इम्प्रैक्टिकल होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना लेबोरेटरी पे। सो बट हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है लाइट हमारी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में जा रहा था उसको प्लेनर बन जाना चाहिए। जब कभी लाइट रे स्फेरिकल से प्लेनर बन रहा है पॉइंट सोर्स के लिए, इसका मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स और ऑब्जर्वेशन है। और क्या हम इसी को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल अचीव कर सकता है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसने क्या किया? इसने ये कर दिया कि ये सोर्स की जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे उसको पैरेलल बना दिया। तो अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर भी है तो उसको ये लाइट नजर आएगी, तो उसको ये नजर आएगा कि ये जो लाइट है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल आ रहा है। और आपको ये पता है कि पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से पैरेलल बीम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट इज ट्रैवलिंग सिंस इन्फिनिटी ऑप्टिकली। और ज्योमेट्रिकली कितना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम यू सी लाइक हम छोटा सा डिस्टेंस को यूज करके लाइट को इनफाइनाइट ट्रेवल करवा सकते हैं और पैरेलल बना सकते हैं। तो ये किसका ब्यूटी है? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। उसी को यूज करके हम लोग इनफाइनाइट जैसा क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, आना चाहिए। और इसीलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया समझाने के लिए। तभी वो क्वेश्चन पूछता है कि ये फ्राउनहोफर है या फ्रेस्नेल है। देखने में तुमको वो ऐसा नहीं लिखेगा कि ये इनफाइनाइट है, वो ऐसा लेंस लगा देगा। एंड देन वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये लेंस लगा हुआ है, इसका मतलब लाइट रेस यहाँ पर भी देखो पैरेलल, यहाँ पर किसी फाइनाइट, ये फाइनाइट डिस्टेंस होगी लेकिन उससे पहले पैरेलल है। इसका मतलब कहाँ से आया? इनफाइनाइट वाला केस है। तो इसका मतलब है पी पॉइंट और ये स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? ऑप्टिकली इनफाइनाइट है। दैट मींस लाइट इज सपोज्ड टू ट्रेवल इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो थीटा एंगल पर लाइट रे यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किए, ये कोई थीटा एंगल यहाँ से चूज किया था जैसा ये लेट से, तो ये वाई पॉइंट पर गया। अगर ये वाई पॉइंट पर गया तो वाई के बेसिस पर ये पी कितना होगा, पी पर इंटेंसिटी कितना होगा ना। अगर आप इसको हम लोग इसको प्रूफ करने पर जाएंगे तो अपने को लॉट मोर मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी और वो की जा सकती है। आप देखोगे कि यहाँ पर हम इसको एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस समझेंगे और इनके नाम दे देंगे y1, y2, y3, y4, y इन्फिनिटी, और एक फेजर डायग्राम बनाएंगे जिसमें इनफाइनाइटली नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ वेक्टर्स को। ऑफ कोर्स इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे एंड देन आफ्टर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। उस रिजल्टेंट के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अपने को एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें इंटेंसिटी आएगी, और ये इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वाई की लोकेशन क्या है, यानी ये पी की लोकेशन क्या है, वाई क्या है।
दैट मीन्स ये इंटेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। और एक बार इंटेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई आ गया देन वी कैन थिंक ऑफ कि किस पॉइंट पर कितना ब्राइटनेस एग्जिस्ट करता है। सो इसके रिजल्ट्स को अगर हम लोग समझें तो क्या किस तरह से ये वर्क करके फाइनली क्या आता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो सेटअप आप समझ लीजिए। ये मैंने माना कि थीटा एंगल, यहाँ से थीटा एंगल वाली लाइट रे हमने कंसीडर की जो यहाँ पे दिखा दी है, और ये स्टोरी अपने को मिलती हुई नजर आ रही है। अभी भी आपके पास जो डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। आपको अभी ये नहीं समझा व्हाई सेकंड इज यूज्ड, व्हाई द सेकंड लेंस इज यूज्ड। सेकंड लेंस किस लिए यूज किया गया? फर्स्ट आपको समझ में आता है तो सेकंड भी समझ में आएगा, दोनों एक ही है, बस डायरेक्शन बदली हुई है। इस पे किसी पॉइंट से इंसिडेंट हुआ था, पैरेलल निकला था। इसमें पैरेलल इंसिडेंट हुआ है, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। ये मैंने इतना क्लोज बाय इसलिए बनाया है सो दैट कि एफ और डी बराबर रहे। आप चाहो तो लेंस यहाँ पे भी रख सकते हो, नॉट एन इश्यू, बिल्कुल रखा जा सकता है। तब भी ये पैरेलल वहां तक पहुंचेंगे, जैसे ये पैरेलल आ रहे थे फिर कन्वर्ज करा देगा। बट फिर अपने लिए एक थोड़ा सा इशू ये हो जाएगा कि फिर हमको दो डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेंगी। एक तो ये मेजर करना पड़ेगा और ये मेजर करना पड़ेगा। ये फोकल लेंथ होगा, ये कोई और लेंथ हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं। जनरली क्या करता है कि वो केवल डी दे देता है और हम लोग ये समझते हैं कि डी और एफ बराबर है, इसलिए इसको क्लोज बाय रखा गया है। वर्किंग दोनों का सेम है। तो अगर आपको सेकंड नहीं समझ में आया, जस्ट लुक एट द वर्किंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, या फिर ऐसा बोलो कि ये जो डाइवर्जिंग बीम को पैरेलल बीम में कन्वर्ट किया, इसने क्या किया, पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग में कन्वर्ट किया। दे आर डूइंग द सेम थिंग। अब इसके एरोस बदल दो, सेम स्टोरी बन जाएगी। So यस also the lens, the parallel beams of lights they are at an angle theta to the principal axis, but they should be at an angle 0 to the principal axis. So lens should be also tilted. Now either of the two you tilt, that works. Now, I mean like this angle will be either of the two tilting. अगर लाइट रेस हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये अपना वर्टिकल है तो भी थीटा मिलेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि लाइट रेस आपकी हॉरिजॉन्टल कर लो और इसको टिल्ट कर लो, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये हो जाएगी। तो वो तो आपका व्यू कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उससे अपने सर आंसर्स लेकिन नहीं वो बदलेंगे। तो वो कन्वर्ज नहीं करेंगे ना लाइट एक पॉइंट पे, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल थीटा पे रहे और लेंस स्ट्रेट रहा तो। देखो क्या होगा ना कि जब लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लेंस के रिस्पेक्ट में होती है, और लाइट रेस जिससे आप यूज टू हो हॉरिजॉन्टल लाइट रेस आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कन्वर्ज करती है। और अगर लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आया तो वो कहां पर कन्वर्ज करेंगे, वो फोकल प्लेन पे कन्वर्ज करेंगे। बहुत सिंपल है, कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 1/v - 1/u = 1/f होता है ना। ये जो v u f मेजर किए जाते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर किए जाते हैं। अगर लाइट रे हमारा पैरेलल आ रहा है सो कहां से आ रहा है, हाउ मच द डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग, कैन वी से कि u हमारा इनफाइनाइट है, वो थीटा पर आए कहीं पर भी आए, हॉरिजॉन्टल आए, u तो हमारा इनफाइनाइट रहेगा। u कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्या ये हमको ये बोलेगा कि v की वैल्यू f ही आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब है जो भी इमेज बनेगी वो इस डिस्टेंस पे बनेगी, f डिस्टेंस पे, यानी फोकल पर बनेगी। अब फोकल पर नहीं बनेगी क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है ना, तो फोकल प्लेन पर बनेगी। और फोकल प्लेन पर कहां पर बनेगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पर बनेगा जाकर क्या। तो ये अपने को प्रूफ करके बोलता है कि इट हैज टू बी फॉर्म्ड एट अ फोकल प्लेन। सर यस सर जो पूरी स्क्रीन है वही इल्यूमिनेटेड हो जाएगी ना, क्योंकि वो रेस सब जगह जा रही है और लेंस है वो कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे स्पॉट कर रही है, तो पूरी बिल्कुल ये स्क्रीन इल्यूमिनेट होगी। गुड गुड। सो अभी हम के ये स्क्रीन जो है पूरा इल्यूमिनेटेड होगा, कई जगह पे इल्यूमिनेशंस आएंगे। पूरा बोले तो कई जगह पे आएगा जहां तक लाइट जा रही होगी। जहां पर सपोज के लिए इनफाइनाइट पे जाओगे तो वहां पे लाइट नहीं जा रही होगी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर कोई ऐसी लोकेशन होगी जहां पर लाइट नहीं जा पा रही होगी। हाँ, लेकिन जहां पर लाइट जा रही होगी हर पॉइंट की अपनी अलग अलग इंटेंसिटी आने वाली है। You will get a different intensity at different locations.
द पर्पज इज टू नो कि किसी एक लोकेशन पे कितना इंटेंसिटी है। तो इस वाले फिगर में अपना पूरा फोकस पी पॉइंट पर आने वाली सारी लाइट रेज का है। सो हमने ये देखा कि पी पॉइंट पर सारी लाइट रेज कहाँ से आ रही होंगी, कितनी आ रही होंगी। तो उसके लिए हमने देखा कि अगर यहाँ पे लेंस लगाया है तो वहां पर इमेज बन रही होगी, तो इमेज के लिए ये लाइट रेस आ रही होंगी लेंस से। और हम जानते हैं कि ये लाइट रेस कब बनेंगे, ये तभी बनेंगे जब पैरेलल बीम फॉल हुई होगी, तो इन सोर्सेज से ये लाइट बनी होगी। अब ये लाइट कैसे अचीव हुई थी, ये इंसिडेंट था और ये हमारे लिए पॉइंट सोर्स थे। पॉइंट सोर्स से हमको सभी तरह की लाइट रेस मिल रही थी, बट वी ड्रॉन ओनली दिस, वी हैव ड्रॉन दिस जस्ट टू गेट दीज थिंग्स, सो दैट वी कैन गेट कि पी पॉइंट पर टोटल लाइट रेस कौन कौन से आ रहे हैं। क्योंकि आप सोचो ना, किसी पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी निकालनी है तो हमको पहला पॉइंट ये जानने की जरूरत है कि वहां पर कौन कौन सी लाइट रेज और कितनी लाइट रेज आ रही है। हमको सभी को काउंट करना जो पी पॉइंट पर मिलेगी। अब हाँ, ये पी पॉइंट हमारा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन होगा, किसी और पॉइंट पर भी इसको लेके जा सकते हैं। हम ये भी देखेंगे किस तरह से उसकी ज्योमेट्री बनती है। जैसे आपने देखा था वाईडीएससी में ज्योमेट्रीज कैसे बन रहे थे, हाइपरबोलिक बन रहे थे। सो पूरे स्क्रीन के कई सारे पोर्शन में रहेगा और अलग अलग इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। सो एक पॉइंट पी पर कितना इंटेंसिटी, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर थीटा पर हम लोग लेके जाते हैं, ये पर्टिकुलर वाई पर जाते हैं ओ पॉइंट से, तो उस पर कैसा चल रहा होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये तो आपको सिर्फ सेटअप समझने में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इसकी मैथमेटिक्स को लिख करके मैथमेटिकल मॉडल बनाना होगा, देन यू कैन थिंक ऑफ की infinitely many light rays adding together to give a resultant wave, and that wave's intensity we are looking at. सो अगर आपको इतना समझता है तो मैं 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ कि पी पॉइंट पर कितने सारे लाइट रेज मीट कर रहे होंगे और उनकी फाइनल इंटेंसिटी किस फॉर्मूले से गवर्न होती है। उस फॉर्मूले में जो इन्वॉल्व पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है यहाँ पर हमको वो कैसा दिखता है, ऑल दोस थिंग। और ये सिंपलेस्ट है, सिंगल स्लिट केस है। माइंड इट कि अगर हमने एक डबल स्लिट किया होता तो उसके साथ भी इतना ही सारा कॉम्प्लेक्स चल रहा होता, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में मिलते किसी पॉइंट पी पर। तो जिस तरह से अभी हमने एक स्लिट की वजह से सारी लाइट रेज कलेक्ट की, उसी तरह से दूसरे की हम सारी लाइट रेज कलेक्ट करेंगे उसी पी पॉइंट पर, एंड देन वी विल सी कि कितना फाइनल इंटेंसिटी जाने वाला है। फिर हम थर्ड होता तो थर्ड का भी वहीं पर कलेक्ट करेंगे, एन नंबर का कलेक्ट करेंगे, और फिर फाइनल इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, और उसको समझने के लिए अगर हमने फर्स्ट समझ लिया सिंप्लीफाइड तरीके से, तो बाकी को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो इंटेंसिटीज ऐड अप होती है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, सो आपको और भी चीजें क्लैरिफाई होंगी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। ये सपोर्टिंग लैंग्वेज है, आपको हेल्प करेगी विजुलाइज करने में। एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन यू विल फाइंड की लार्ज नंबर ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं n नंबर ऑफ light waves superpose, where n is very large, that means n tends to infinity। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइट वेव्स आपस में सुपरपोज करते हैं p पॉइंट पर। The resultant intensity at p is given by, there's a formula. The resultant intensity at any point p is going to be like I naught, which is going to be a constant. We will talk about what this I naught is, and it goes like sine square beta divided by beta square. सो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। बुक्स वगैरह में आप देखोगे कि बीटा की जगह हो सकता है अल्फा नाम ले ले, कुछ और नाम ले ले, चलता है। फॉर्मूला ये रहेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। अब ये बीटा क्या है और आई नॉट क्या है, ये अपने को जानने की जरूरत है। नाउ इफ यू लुक एट द प्रीवियस फिगर जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, सो हम ये जानना चाह रहे थे पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो वाई के साथ कैसे रिलेटेड है।
और इस एक्सप्रेशन में y तो कहीं दिखा नहीं। फिर दूसरा, अगर y ना बताओ तो हमको ये थीटा बता दो। अगर हमको ये थीटा पता होगा तो हम थीटा को y से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बीटा की वैल्यू हमको पता चलती है। तो जो बीटा की वैल्यू है वो आपको याद रखना है, वेयर बीटा गोज टू। बीटा की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि वो जो स्लिट के बीच का गैप है वो कितना है। तो अगर स्लिट के बीच का गैप हमने b लिखा था तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ पाई b साइन थीटा डिवाइडेड बाई लेम्डा। दैट इज हाउ बीटा इज डिफाइंड, और बीटा की वैल्यू जो आती है वही होती है। सो बीटा डिपेंड्स ऑन थीटा। दैट मीन्स अब अपने को पता चल गया कि थीटा के साथ इसका रिलेशन चल रहा है। सो अगर अपने को थीटा पता होगा तो हम बीटा निकाल लेंगे, बीटा पता होगा तो हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और इंटेंसिटी आ जाएगी तो हम बता सकते हैं पी पॉइंट पर कैसी इंटेंसिटी आ रही है। जहां पर लेमडा क्या है, लेमडा वेवलेंथ है, तो यहाँ पर भी हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करेंगे, सिंगल वेवलेंथ को। मल्टीपल वेवलेंथ आएगी तो हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अपना स्टोरी चल रहा होगा। बी क्या होगा, बी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो स्लिट विड्थ हमारे लिए मैटर करेगी, थीटा एंगल मैटर करेगा, और उसके बेसिस पर हम यहाँ पे इंटेंसिटी बता देंगे। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कीजिए, और इस पर थोड़ा सा और डीप पे चलेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आप बता पाएंगे कि स्क्रीन पर कहाँ एक्स है, कहाँ एन है और क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए बनेगा, पहले सिंपलेस्ट और इंटरेस्टिंग, और एग्जाम के लिए भी, ये ओ पॉइंट। आपको पता है ना, YDSC पर ये ओ पॉइंट होता था, ये मैक्सिमा रहता था, और उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हुआ करती थी, 4 टाइम्स। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ओ पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है। तो अगर हम ओ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एट ओ, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द थीटा वैल्यू? क्योंकि एक बार हम थीटा आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम बीटा आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो थीटा इज द एंगल at which parallel light has to be taken in order to make the image finally at point O. So if you have imprint of this in brain, you can identify what should be the theta value. So since O point आपकी principal axis पे lie कर रहा है, so you need to choose light rays which are parallel to the principal axis. So can we say कि थीटा की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। इन केस थीटा 0 हो गया, सो हम लोग बीटा की वैल्यू कितना लिखने वाले हैं, बीटा की वैल्यू भी हमारे लिए 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 है। अगर बीटा 0 हो गया तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आप लोग मैथ पढ़ते हो, क्या आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये एक्सप्रेशन है, आपको ये पता चल गया बीटा 0 होगा किस कंडीशन के लिए, जब ओ पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे। सो इस पे अगर हम बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आई? I hope you people are there and have a focus over here. एक आंसर आई नॉट आ रहा है, गुड। सो आप पाओगे कि बीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये साइन 0 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, तो 0/0 एक अच्छा नंबर नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना होता है, यू नो कि मैथ्स में कई सारे रूल्स बताए होंगे, एल हॉस्पिटल रूल करके एक पॉपुलर रूल हुआ करता है। सो वो जो भी है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। सो हाँ, इसलिए ये ओ पॉइंट इंटरेस्टिंग रहता है। कई बार लोगों को फॉर्मूला पता होता है और वो सोचते हैं कि हम अपने तरफ से निकाल लेंगे, एग्जाम में कुछ गलत ही निकालते हैं। सो अगर हम बीटा को टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, अगर तो आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज को मैं फॉलो करूं तो बीटा टेंडिंग टू 0 आई नॉट साइन बीटा डिवाइड बाई बीटा के स्क्वायर।
अब आप देखोगे कि sin x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0 एक रिजल्ट होता है। सो अगर आप में से कोई लोग गलती से भी ना जानते हो तो इसको याद रख सकते हो, जब x हमारा 0 जा रहा होता है और sin x होता है डिवाइड बाई x होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आप मैथ्स अच्छे से पढ़ते हैं। एनीवे, सो दिस विल टेंड टू 1, तो इंटायर नंबर विल बिकम आई नॉट। दैट मीन्स यहाँ पर जो आई नॉट यूज हुआ है एक्सप्रेशन में उसका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? आई नॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे जो हमने YDSC में चूज की थी। यहाँ पर आई नॉट का मतलब है I0, दैट मीन्स इंटेंसिटी एट 0 ओ लोकेशन, और IO पढ़ सकते हो इंटेंसिटी एट सेंट्रल पॉइंट। सो इसको हम सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी कहते हैं। आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या हम लोग आगे बात करेंगे। intensity of maxima at O which will be known as central maxima। अच्छा, ये मैक्सिमा है ऐसा मैंने क्यों बोला? आप समझ सकते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्सप्रेशन में आपसे कोई पूछ सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो वो भी मैक्सिमम मिनिमम मैथ्स में आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आई नॉट आएगी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। लॉजिक बहुत क्लियर है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमेशा 1 से छोटा रहता है, स्क्वायर करोगे तो फिर 1 से और भी छोटा हो जाएगा, और इनफैक्ट इस रेशियो से भी आपको पता चल रहा है कि वो मैक्सिमम होता है। और अगर डीप पे मैथ्स पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम होता है। ये बहुत सही आपने एक इनइक्वालिटी शेयर कर ली जिसको मैं बोलना चाह रहा था। बस, तो आपको पता होगा कि साइन एक्स एक्स से छोटा होता है तो ये नंबर 1 से छोटा रहता है। तो पॉइंट है इसकी जो आई नॉट है एब्सोल्यूट मैक्स है, मतलब इस एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू कभी आई नॉट के ऊपर जा ही नहीं सकती है। इसलिए इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा या बिगेस्ट मैक्सिमा या लार्जेस्ट मैक्सिमा या जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, दैट्स मैक्सिमा। इसलिए मैंने मैक्सिमा टर्म यूज किया है। You rightly decide कि sin x is less than x, so sin x by x is less than 1 or equal to 1 equal to comes at x tending to 0. Good. तो अब अपने को कुछ सेटलमेंट हुआ। क्या सेटलमेंट हुआ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी आई नॉट आने वाली है और ये पूरे स्क्रीन पर आने वाली इंटेंसिटी का मैक्सिमम है। दैट मीन्स पूरे स्क्रीन में इससे बड़ी कोई इंटेंसिटी नहीं आ सकती है, ये अपने को पता चल गया है। तो अगर आप ऐसा सेटअप बनाओगे तो ब्राइटेस्ट स्पॉट जो आपको मिलेगा, ब्राइटेस्ट स्पॉट आपको यहीं पे मिलेगा, ये सबसे ब्राइट होगा। आगे भी कुछ ब्राइट मिलेंगे और आप देखोगे कि आगे जो ब्राइट मिलने वाले हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी आपने बोला साइन एक्स की वैल्यू एक्स से छोटी रहती है। तो यही एक पॉइंट है, जब एक्स 0 जा रहा होगा तभी बराबर हुआ होगा, अदरवाइज कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि बाकी सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी आई नॉट से कम आने वाली है अगर कोई मैक्सिमा आता भी है तो। So ये सेंट्रल मैक्सिमा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दैट वी हैड अर्लियर, और उसके बारे में आपको कुछ आइडिया लगा। एनीवे, इस एक्सप्रेशन से अब हम ये निकालना चाहेंगे कि और जो मैक्सिमास होंगे वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे। दैट मींस एट व्हाट थीटा वी विल गेट दिस आई टू बी मैक्स, एंड इफ वी आर फाइंडिंग दैट आई टू मैक्स, व्हाट दैट मैक्स आई इज गोइंग टू बी। दूसरा, हम ये समझेंगे कि स्क्रीन के किन पॉइंट्स पर मिनिमम मिलने वाला है। मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन सिंपल पूछेगा वो मिनिमा के बारे में पूछेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमा निकालना सिंपल है। तो पहले सिंपल चीज करते हैं, फिर हम लोग टफ पे जाएंगे। आपने बोला विल दिस बी इन टेस्ट, आप टेस्ट के लिए ज्यादा फोकस्ड है। सो मैं बता देता हूँ आपके लिए टेस्ट के लिए। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला जो बता दिया गया और ये जो फॉर्मूला बता दिया गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एज पर द सिलेबस अनाउंस्ड इट इज अप टू और अप टिल टॉट, ऐसा कुछ लिखा था। So you might get a question based on these formulas. Of course, अगर आपने लेक्चर्स सही से सुना है तो आप कर पाओगे, ऐसा इंश्योर्ड होगा। बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। YDSC पे रहेगा, क्योंकि YDSC we have done in very nice manner, और उससे पहले जो भी है उस पर भी डीप क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आपको इसको सुनना है, नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला याद रखने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होती है बताइए, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। I mean, like, इतना तो कर सकते हैं।
और अभी मिनिमा की लोकेशन भी पता कर लेते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा. सो लोकेशन ऑफ मिनिमास, यहाँ पर मिनिमास को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं. Why? Because they come in a very nice formula, simple formula. Maximas are going to be challenging a bit. So अपने के पास पता था कि since we know I की जो वैल्यू है I नॉट. अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ. सिंस हम लोग जानते हैं मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी, तो what do you expect for the minimum intensity in this diffraction pattern for this formula? Minimum intensity, बीटा 0 brightness क्या जीरो हो जाए सर, बीटा वो उससे तो बीटा अगर जीरो हो जाएगा तो ये केस तो हम लोग अभी बात कर ही चुके हैं. सर इंफिनिटी हो जाएगा. बीटा जीरो केस वी हैव ऑलरेडी टेकन एंड वी आइडेंटिफाइड कि बीटा जीरो होने पर इंटेंसिटी तो मैक्स हुई है. सो वी नीड टू बी केयरफुल. सर बीटा इंफिनिटी बीटा इन्फिनिटी हो जाए, बीटा इन्फिनिटी हो जाए. बीटा इन्फिनिटी को करके देखते हैं. बीटा इन्फिनिटी करने का मतलब हमारे पास क्या स्कोप है बीटा को इनफाइनाइट करने का. देखो साइन थीटा फाइनाइट आएगा और बी को हमको इनफाइनाइट करना पड़ेगा, जो कि हम बी को तो बहुत छोटा कर नहीं चाह रहे हैं. और लेमडा जीरो करना मतलब फिर हम लाइट नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि लाइट के लिए वेवलेंथ तो फिक्स होता है ना. आई मीन लाइक उसका एक रेंज है, उसके रेंज के बियॉन्ड जाएंगे तो वो लाइट ही नहीं रहेगा. तो फिर डिफ्रेक्शन किस बात का? अगर हो भी रहा होगा तो हमको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो लाइट की वेवलेंथ को कैरी नहीं करेगा. तो बीटा इनफाइनाइट करना तो फीजिबल नहीं है. जीरो करने वाला केस आप देख चुके हो. एनी अदर आइडिया? यू कैन गिव सिंपल मैथमेटिक्स. आपने जीरो ट्राई किया, काम नहीं किया. आपने इनफाइनाइट ट्राई किया, काम नहीं किया. कुछ और ट्राई कर सकते हैं. चलो मैं बताता. देखो क्या होगा कि अपने को पर्पस क्या है कि इंटेंसिटी मिनिमम आनी चाहिए. अच्छा, आई नॉट एक पॉजिटिव नंबर होगा और ये पूरा स्क्वायर स्क्वायर लिखा, ये भी पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये नंबर जो आएगा वो निगेटिव तो आएगा नहीं. अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो हम ये बोल सकते हैं आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. इसका मतलब आई की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो जीरो ही हो सकती है. अब हमको ये समझना है कि क्या हम जीरो अचीव कर पाएंगे. चेक करते हैं. सो सिंस हमको ये पता चल गया कि आई की वैल्यू मिनिमम जीरो जा रही है, तो मैथमेटिकली प्रोसीड कर लेते हैं अगर डायरेक्टली नहीं लिखना चाहें. So I, since I is going to be greater than equal to 0, this will imply I minimum must be equal to 0. Then we say कि I को 0 करके देखते हैं. तो अगर इसको हम 0 करके देखते हैं, इसका मतलब है I नॉट sin स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर, दिस मस्ट बी 0. और इससे जो बीटा आएगा वो मिनिमम के लिए आएगा, ये हम जानना चाहिए. इससे हमको पता चल जाएगा. अच्छा, आई नॉट जीरो हो नहीं सकता है, बीटा मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा. तो अपने को पता चलेगा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू जीरो होना चाहिए. इसका तो साइन बीटा की वैल्यू जीरो होना चाहिए. अब आप देखो कि साइन बीटा की वैल्यू जीरो करना है अपने को, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं मैथमेटिकली. बीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, बीटा की वैल्यू एन पाई हो जाए, और बेसिकली बीटा की वैल्यू एन पाई हो जाए. और एन के ऑप्शन क्या होते हैं? एन के वैल्यू ऑप्शन होते हैं जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री. देन यू विल रियलाइज कि फिजिबिलिटी चेक करना है, कौन सा एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते. आप बोलोगे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये डेंजरस है. क्यों? क्योंकि अगर हमने एन जीरो चूज किया तो बीटा जीरो हो जाएगा. बीटा जीरो हो जाएगा तो फिर वो मैक्सिमा को इंडिकेट करेगा, तो वो मिनिमा नहीं रहेगा. सो हम बोलेंगे कि दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कांट बी केस, क्योंकि वो मैक्सिमा के लिए था. तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आई? अगर हम बीटा की, इसका मतलब कंडीशन हमारे पास ये आई, बीटा की वैल्यू एन पाई टाइप होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट? अगर बीटा की वैल्यू हम प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई इस तरह के नंबर चूज करते हैं, सर्टेनली अपने को मिनिमम मिलने वाला है. और वो मिनिमम कितना इंटेंसिटी लेकर के आएगा? जीरो. दैट मीन्स डार्क लोकेशंस. तो जो डार्क लोकेशंस मिलने वाली है वो इन बीटास पे मिलने वाली है. So we got a lot number of betas for this purpose. अब आप देखोगे कि हमको बीटा से मतलब अगर आप अपने सेटअप पर रह जाओ तो सेटअप पर हमको कहीं बीटा दिखता नहीं है. हम थीटा के टर्म में बात करना चाहते हैं या वाई के टर्म में बात करना चाहते हैं.
तो हमारे पास एक रिलेशन है जो बीटा और थीटा को लिंक करता है। हमको बीटा की वैल्यू मिनिमा के लिए मिल गया तो थीटा भी निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सिंस अपने को पता था कि बीटा की वैल्यू है पाई बी साइन थीटा बाय लेम्डा, so we will say this must be equal to n pi, keeping in mind कि n 0 नहीं हो सकता है। 0 is a special case and this is for max। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ऑफ कोर्स यस कि आपको अटेंशन देना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कौन सा थीटा लग रहा है आपका? साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, अगर वो एन लेम्डा बाई बी आ जाए, एन लेम्डा बाई बी, सो उस सिचुएशन में आप पाओगे कि वो मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी। सो वी गॉट द कंडीशन फॉर मिनिमा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अगर आप ऐसा थीटा चूज करते हो, दैट मीन्स पी पॉइंट एक ऐसे थीटा पर लोकेटेड है जिसके लिए साइन थीटा एन लेम्डा बाई बी बनता है, वो लोकेशन हमको मिनिमा देने वाला है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, बी केयरफुल इन ऑब्जर्विंग, lambda is wavelength of light which is going to be in nanometer or angstroms. B is the width of the slit which is going to be some mm, cm or something like that. You'll find this number is extremely small. Since this number is extremely small, that means sin theta की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर sin theta की वैल्यू बहुत छोटी है, आप देखोगे इसका वैल्यू निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, 0.000 करके कुछ। सो इट्स वेरी स्मॉल। सो अगर साइन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के करस्पॉन्डिंग बोल देते हैं हम लोग। साइन थीटा इज जस्टिफाइड एज थीटा। सो अब यहाँ पे लिख सकते हो सिंस थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज स्मॉल। सो अगर साइन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। सो यहाँ से अपने को ये बात पता चल गई कि हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगुलर लोकेशन है, एंगुलर लोकेशन, उसकी वैल्यू एन लेम्डा बाई बी आ जाएगी। और अगर आप चाहो तो इसको y से लिंक कर सकते हो। अब अगर आपको y से लिंक करना है तो रफली हम ऐसा बोल सकते हैं, रफली कि जो एंगुलर लोकेशन होगा वो f थीटा, y की जो वैल्यू होगी वो f थीटा के बराबर हो जाएगी। तो अगर हमको y के टर्म में बात करनी है तो y f थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर f उसका फोकल लेंथ है, थीटा उसकी एंगुलर लोकेशन है। ये कैसे है बताता है आपको। ये y डिस्टेंस अपने को पता करनी थी। ये अगर रफली थीटा है तो आप बोलोगे कि, और ये डिस्टेंस हमारे लिए f है, तो थीटा बहुत छोटा है, since very small, so this will be behave like radius, so this will behave like arc, so arc length is equal to f theta, so y को भी हम लोग f theta के टर्म में लिख सकते हैं roughly, right? so अब हमको y भी पता चल गया, so you know कि अगर हमने ये पता कर लिया थीटा कितना है तो हमको y पता चल जाएगा, दैट मीन्स स्क्रीन पर उसकी लोकेशन कौन सी है, कौन सी लोकेशन पर मिनिमा आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा। 2 मिनट और लगेगा, मैं इसका जो इंटेंसिटी कर्व है वो ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मिनिमा की लोकेशन हमको मिल गई, कहाँ कहाँ पर मिनिमा होंगे वो पता चल गया, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस थीटा को यहाँ पे लिखते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस लेम्डा बाई बी, क्योंकि एन को 1 से स्टार्ट करना है। दूसरा आएगा प्लस माइनस 2 लेम्डा बाई बी, तीसरा आएगा प्लस माइनस 3 लेम्डा बाई बी, सोन। अच्छे प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन के अपसाइड एक रहेगा, डाउन साइड दूसरा रहेगा, तो अपसाइड और डाउन साइड सिमेट्रिकल रहेगा, तो जैसा स्क्रीन के अपसाइड चल रहा होगा वैसे ही डाउन साइड चल रहा होगा। सो एक के लिए प्लस जा रहा है, दूसरे के लिए माइनस आ रहा है। सो हाउ दिस इंटेंसिटी पैटर्न इज अचीव्ड, उसको मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ इसी स्लाइड पर, और फिर आप मैच कर सकते हो। सर ये यस ये थीटा कभी पाई बाय 2 नहीं जाएगा ना? ये पाई बाय 2 के बारे में अपने को देखना पड़ेगा। पाई बाय 2 नहीं जाएगा, पाई बाय 2 इज अ बिग नंबर, थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि आपने देखा था ना ये जब आपने ओपनिंग छोटी सी की है ना, तो आइडियली लाइट को ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये थोड़ा सा डेविएट होकर के जाएगा, थोड़ा सा डेविएट होगा, और वो आप देखोगे वो mm में होगा, mm सेंटीमीटर्स तक जाएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, क्योंकि हमने इसको बहुत कम ओपनिंग दी है। सो इसमें हम इनफाइनाइट पे नहीं जा पाएंगे, और आप देखो हमारी कंडीशन भी क्या जा रही है, थीटा इज स्मॉल, और वो हमको यहाँ से पता भी चल रहा है।
हाँ, अगर आप सोचोगे थीटा को बड़ा करना चाहते हो, देखो ये नंबर आएगा कुछ 10⁻⁻6 जैसा आएगा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, या -4 5 आएगा। तो अगर हमने n को भी 10⁻5, दैट मीन्स 1 लाख लेवल तक जाते हैं, तब हमको कहीं थीटा इनफाइनाइट जैसा जाता हो, π/2 तक जैसा नजर आएगा। और आप जानते हो 1 लाख नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास बनाने का मतलब वहां पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, तो ब्राइटनेस अनडिस्टिंग्विशेबल होगी, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस पैटर्न, कैसा आएगा इंटेंसिटी का, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ग्राफ के आगे बढ़ेंगे। ये रेफरेंस लाइन है जो गोल्डन कलर की है, और ये स्क्रीन है, और इसी स्क्रीन पर हम ड्रॉ करना चाहते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर हम ये y ले सकते हैं या फिर थीटा ले सकते हैं, हम थीटा के टर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी आर ड्रॉइंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन थीटा के टर्म में निकाला है। आप y के टर्म में ड्रॉ करना चाहो तो बस उसको एक काम करते हैं, y के टर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि y मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो क्योंकि हमको पता हो गया कि y क्या होगा, f थीटा, मतलब थीटा में f मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिल जाएगा अपने को। सो द कर्व गोज लाइक दिस, द सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमा, सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है, फिर इसके बाद एक ये मैक्सिमा आएगा कुछ ऐसा, और फिर एक ऐसा मैक्सिमा आता है, नेक्स्ट मैक्सिमा विल बी स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, और इसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। 2-3 मैक्सिमा ही मिल पाते हैं क्योंकि इंटेंसिटी बहुत डाउन हो जाती है, एंड देन यू विल फाइंड अनदर मैक्सिमा सिमेट्रिकल, एंड देन मिनिमा, देन ओवर, सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो ये जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, ये मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये जो मैंने अभी डायरेक्ट किया वो फर्स्ट मिनिमा है, 0 वाला केस, ये सेकंड मिनिमा है, ये थर्ड मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, ये थर्ड मिनिमा है। और y के टर्म में बात करोगे तो हमने पता किया था लैम्डा बाई बी होता है, तो n लैम्डा बाई वी, दैट मीन्स ये पहला है लैम्डा बाई वी थीटा, तो ये बन जाएगा f, ध्यान से ऑब्जर्व करना, f लैम्डा बाई बी, f इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि y के टर्म में है, ये बनेगा अपना 2f lambda by b. Next is going to be 3f lambda by b. So these are the locations of minimas. Downside आओगे minus f lambda by b, minus 2f lambda by b, minus 3f lambda by b. लेमडा बाई बी के इंटरवल में मिनिमास मिलते हैं, हर लेमडा बी वाई के इंटरवल में मिनिमास मिलते हैं थीटा के टर्म्स में। y के टर्म में f को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वहां से पता चल जाता है। ये जो इंटेंसिटी है दैट वाज आई नॉट, बाकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है इसके कंपैरिजन में, जबकि वाईडीएससी में आपने देखा था सभी की इंटेंसिटीज बराबर जाती थी, नो मैटर कौन सा मैक्सिमा कहाँ पर बन रहा हो। सो इसी कर्व को मैं नेक्स्ट क्लास में और हाईलाइट कर दूंगा, और अभी आप इसको नोट करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे, सो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैक्सिमा समझ में आया तो मिनिमा भी समझ में आ जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये पॉइंट हम लोग यूज करने वाले हैं, और अपने सिलेबस में फ्रॉनहोफर ही है सिंगल स्लिट का, तो बस आपको ये समझ में आएगा, काफी है। ओके, टाइम हो गया आपका, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद पोलराइजेशन जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। पोलराइजेशन को हम लोग टेस्ट में नहीं रखेंगे, डिफ्रैक्शन का 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। सर जो ये डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा वो वाईडीएससी में होगा ना, अलग क्या? तो नहीं, वो अलग होगा। वाईडीएससी में हम 2 लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही स्लिट से इनफाइनाइटली मैनी लाइट रेज आ रही है। सर पर प्रैक्टिकली अगर देखा तो फिर सेम हो जाएगा ना? देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, आई मीन उसमें सारा कुछ हो रहा होता है। थ्योरी में तो हम लोग मान लेते हैं कि हम डिफ्रैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, पोलराइजेशन के लिए मैथमेटिक्स लगा लिया, फिर इंटरफेरेंस के लिए मैथमेटिक्स लगा लिया, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। प्रैक्टिकल में जो होना है वो होगा ही, आप उस पर कंट्रोल कम कर सकते हैं। तो यस, उस पर डिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है एज वेल एज इंटरफेरेंस भी हो रहा होता है, बट वी ट्राई टू मेक अ सेटअप इन सच अ वे कि जो फिनोमेना हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको उसका डोमिनेंस रहे। तो जब हम लोग इंटरफेरेंस देखते हैं तो वी ट्राई टू मिनिमाइज, और उसके इश्यूज जो डिफ्रैक्शंस होते हैं उनको कम से कम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वो लाइक किस पर हम फोकस होकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेटअप को उसके रिलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। यस ऑफ कोर्स, अगर हैपनिंग की बात बोलोगे तो डेफिनेटली हो रहा होगा। और अब देखो कि जब हमने वाईडीएससी पढ़ा था तो केवल 2 लाइट वेव्स को सुपरपोज कराया था, हालांकि वहां पर भी स्मॉल ओपनिंग में कई सारे पॉइंट सोर्स बन सकते हैं,
but we focused only, we considered them as only single source, जबकि यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्स। ये डिफरेंस है। उसको जस्टिफाई कैसे कर लेते हैं, उसको ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि वहां पर जो हम विड्थ लेते थे ना स्लिट की, वो बहुत कम लेते थे, और यहाँ पर स्लिट की विड्थ हम थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं, सो दैट की नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा बन पाए। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। गॉट इट? चलेगा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू गाइस।